हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अगेन वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स के स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स के इकोनॉमिक्स यानी यूनियन बजट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस बार का जो आपका सिलेबस है उसका जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को समझना, यानी इसी वाली बुक का हम यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कंसेप्ट, इस बुक का हम यूनिट नंबर 1 यानी कि कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे और उस पर ये आपकी थर्ड पार्ट होने वाली है। यानी कि यूनिट 1 पर ये आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 2 और पार्ट 1 बना हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख सकते हो। और उसके अलावा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनको भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। उसमें जैसे रीजनिंग वगैरह में भी आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस, तो वहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग आपका ये, अगर आप एक देश में रह रहे हो तो आपको पता भी होना ही चाहिए कि एक देश की इकोनॉमी कैसे संभाली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वो बच्चे जो हैं जो बीए प्रोग्राम नहीं कर रहे बट फिर भी वो इसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स वही होते हैं, बस सिलेबस का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 यानी कि कंसेप्ट पर ये आपकी पार्ट 3 होने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखी है। पार्ट 1 में हमने क्या समझा था, थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं बस पॉइंट बाय पॉइंट। पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था एक इकोनॉमी शब्द को, और उसके अलावा एक वर्ड देखा था हमने, राजकोषीय नीति, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति हमने बहुत अच्छे से देखा था। किसी भी देश के राज्य जो है अगर कोई नीतियाँ बनाती है उस पर उसका व्यय यानी खर्च, उसकी आय और कितना इंटरेस्ट यानी कितना कर्ज वो ले रही है, इन सभी से रिलेटेड अगर वो कोई नीति बनाती है, ठीक है, कोई प्लान करती है, तो उसको किस में क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। ये हमने देखा था। और उसके अलावा उसके कई सारे रूप भी थे, 2 या 3 पार्ट थे, हमने वो भी बहुत अच्छे से समझा था। फिर पार्ट 2 में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा राजकोषीय नीति क्या होती है, और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, राजकोषीय घाटा क्या होता है। कि अगर कोई देश की सरकार किसी भी कहीं से भी घाटे में जाती है, उसकी इकोनॉमी डाउन चलती है, तो वो ऋण वगैरह लेती है यानी कर्ज लेती है, और बिना कर्ज के कभी भी किसी भी देश की सरकार नहीं चल सकती। ये एक चेन होती है जो आपस में बंधी रहती है, ठीक है। तो ये भी हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से देखा। अब हम पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है, तो हम यहाँ पे कुछ टॉपिक कवर करेंगे। अब देखो टॉपिक कौन कौन से हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मुझे लगा कि आपके लिए इस टाइप से समझना आपके लिए बहुत आसान होगा कि हमें यूनिट 1 यानी कि कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। ये क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ लिया हमने पार्ट 1 में, याद होगा आपको, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसके अलावा फिर हमने देखा टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप होते हैं ये भी हमने देख लिया था, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी हमने वहाँ देखा। उसके बाद थर्ड पार्ट पे हम ये पढ़ेंगे यानी फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है। और मैंने भी इसको इंग्लिश में ही, हालांकि एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर रही हूँ, बट मैंने जो कंटेंट लिया है, ठीक है, वो इंग्लिश का लिया हुआ है। कई जगह पे आपको हिंदी भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश और हिंदी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है, कोई डेफिनेशन समझ नहीं आती, अगेन आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो। डेफिनेटली हम वहाँ पे आपका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। और यूनिट 1 के आपको रिटर्न फॉर्म में नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो देर ना करते हो, फटाफट जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पार्ट बाय पार्ट हम बजट भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम बजट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्या ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, ये बजट शब्द क्या है, क्या एक देश में रोल निभाता है, हमें ज़रूरत क्यों है इसकी। फिर उसके अलावा एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर एक यूनियन बजट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक डेफिसिट बजट पढ़ेंगे हम, डेफिसिट यानी कि कर्ज होता है जो बजट में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिस्कल पॉलिसी के हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर एक शब्द और है जीरो बजटिंग, ये भी पढ़ेंगे, और जीरो बजटिंग का ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे।
उसके अलावा ये टॉपिक भी है, मैं बेसिकली टॉपिक बता देती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 1 में जेंडर बजटिंग पढ़ोगे, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट और रिवैल्यूएशन, इनके बीच में पढ़ोगे आप, ठीक है। सेंट्रल स्टेट और रिवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस पढ़ोगे आप, केंद्र सरकार के बीच में और एक राज्य के बीच में। फिर एक फाइनेंस कमीशन यानी कि योजना आयोग, फाइनेंस कमीशन को क्या कहा जाता है, योजना आयोग, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा समझने का वो होगा 14th और 15th, ठीक है, 14वीं और 15वीं योजना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अभी 2020 की ही बात है, ठीक है, 2021 की बात है, तो तभी की बात है ये, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे और मोदी सरकार के अंदर आई है। तो चलो समझते हैं बहुत अच्छे से फिक्सल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में डिफरेंस। देखो सबसे पहले ना डिफरेंस तो आप जान लोगे, लेकिन बच्चों अगर अभी भी आपको फिक्सल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में अगर डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है, इन दोनों के बारे में पता नहीं है ना, तो आप पहले पता कर लो, ठीक है। पता क्या कर लो, मैं बता देती हूँ। फिक्सल के बारे में ऑलरेडी हमने बताया रखा है, जिसको राजकोषीय नीति कहा जाता है। ये होती क्या है, मैं एक और आम डेफिनेशन बताती हूँ। देखो दोबारा बता रही हूँ, इसको लिख लो आप, हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो लिख लो आप इसको। देखो राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति जो होती है ना, किसी भी देश की सरकार के द्वारा, पहला पॉइंट, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ, आप इसको लिख लो। राजकोषीय नीति क्या होती है, तो राजकोषीय नीति जो होती है ना, वो किसी भी देश की सरकार के द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा होती है, देश की सरकार के द्वारा, ठीक है। देश की सरकार इसको संचालित करती है। अब संचालित करने के पीछे उसकी अर्थव्यवस्था को संचालित और व्यवस्थित करने के लिए जितना भी वो खर्च कर रही है, जितना भी वो खर्च कर रही है, जितना भी उसके पास आय आ रहा है यानी कि इनकम आ रहा है, और उसके पास जितना भी ऋण यानी कि जितना उसने कर्ज लिया है किसी दूसरी संगठन या फिर किसी अन्य तत्व से, इन सभी नीतियों का कहा जाता है फिक्सल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। तो फिक्सल को राजकोषीय कहते हैं, और जो मॉनेटरी वर्ड होता है इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति। क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, पॉसिबल बात है मैं हर एक चीज़ को हिंदी में ही बताऊंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जान लो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये 14 या 15 नंबर का, तो पहली चीज़, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है, मर्ज होते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से इसको लिख पाओगे। फ्री के नंबर है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और क्या क्या है क्या नहीं है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर ये देखो, तो मॉनेटरी पॉलिसी का कहा जाता है मौद्रिक नीति। अब देखो थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर, हालांकि इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, सॉरी हिंदी में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हालांकि मैंने हिंदी में भी बताया फाइनेंशियल का। तो देखो थोड़ा सा वर्ड देख लो, ये जो है फाइनेंशियल करती है, इनके जो टूल्स फाइनेंशियल होते हैं वो सेंट्रल बैंक के होते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रही हूँ, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल में करता है, कौन, सेंट्रल बैंक। अब जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। यानी भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस पे निर्धारित होगी, आरबीआई पे, आरबीआई इसको कंट्रोल में करती है, ठीक है। ये रेगुलेटिंग करती है अ फ्लो ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कितना इंटरेस्ट, कितना कर्ज है, और एक पैसे का जो फ्लो है वो कैसा है मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर, कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा किस मुल्क में ज़्यादा है, किस मुल्क में होना चाहिए, ये कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ इतना शब्द याद रखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है यूज़ की जाती है, उसके द्वारा कंट्रोल में की जाती है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, आरबीआई की कंट्रोल में है ये चीज़। और उसके अलावा जो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो पैसा किस मुल्क में होना चाहिए ये देखती है, ठीक है। कहाँ पे हमें पैसा रखना चाहिए, कहाँ पे हमें ग्रो होगा, कहाँ पे हम पैसा अगर लगाएंगे तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ये चीज़ देखती है मॉनेटरी पॉलिसी। उसी के कंपैरिजन अगर फिक्सल पॉलिसी की हम बात की जाए, यानी राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें, तो ये किसी भी देश की केंद्र सरकार के द्वारा नियोजित होती है। किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है ना मैनेज करती है टैक्स के रिवेन्यूज़ को, टैक्स जितना भी जनता से कर लिया जाता है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर हो सकते हैं, ठीक है। जितनी पॉलिसीज़ वगैरह जो रिलेटेड होती है एक्सपेंडिचर के थ्रू, इसका जो बेनिफिट है इकोनॉमी में कैसा है, ये सब कौन देखता है, ये सब देखता है फिक्सल पॉलिसी। यानी कि आम शब्दों में समझो, थोड़े शब्दों में,
जहां मॉनेटरी पॉलिसी ये देखती है कि पैसा किस मुल्क में होना चाहिए, वहीं पर फिक्सल पॉलिसी ये देखती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिक्सल पॉलिसी क्या देख रही है, फिक्सल पॉलिसी सिर्फ ये देख रही है कि पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि ये देख रही है एक्सपेंडिचर आएगा कहाँ से, और रेवेन्यू, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रेवेन्यू मतलब आएगा और एक्सपेंडिचर मतलब जाएगा, यानी कि आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से। ये कौन देख रही है, सिर्फ और सिर्फ फिक्सल पॉलिसी। याद रखना फिक्सल पॉलिसी का यही काम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार देख रही है कि मुझे पैसा कहाँ से लेना है और कहाँ लगाना है। अगर उसको लग रहा है कि कर वगैरह लेकर के, अगर उनको लग रहा है कि मुझे देश की अर्थव्यवस्था नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था की जगह मुझे उस देश की जनता पर लगाना चाहिए, जैसे उनकी सड़क वगैरह अस्पताल वगैरह को ठीक कराना चाहिए, तो सरकार वहाँ पैसा लगाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भारत की केंद्र सरकार क्या क्या उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो कैसी नीतियाँ बना रही है, तो फिक्सल पॉलिसी उन पर डिपेंड होती है। वहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये देखता है कि पैसा किस मुल्क में होना चाहिए। फिक्सल पॉलिसी तो देख रही है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी देख रही है पैसा किस मुल्क में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल में होती है वो आरबीआई के कंट्रोल में होती है, यानी सेंट्रल बैंक। और मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये बैंक की कंट्रोल होती है, बैंक और क्रेडिट वगैरह कंट्रोल देती है। हमने यहाँ पे देखा ना, मनी के फ्लो को देखती है और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट देखती है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट है, तो ये क्रेडिट रोल देखेगी, और उसके अलावा बैंक को कितना कर्ज वगैरह देना है, क्या नहीं है। अगर बैंक से कोई सरकार कर्ज लेती है तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट रेट देखेगी, इसी के थ्रू वो अपनी इकोनॉमी संभालती है। मैनेज किसके थ्रू होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है, वित्त मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो है मैनेज की जाती है। और अभी मैंने यहाँ पर बताया सेम पॉइंट यहाँ पे मेजर है, ये जो मेजर करती है किसका इंटरेस्ट, यानी कि कितना कर्ज लिया गया उसका रेट यहाँ पर मेंशन करती है। और उसके अलावा जो मार्केट में पैसा है, यानी लेंडिंग हो रही है जो मनी मार्केट में, उसका देखता है इकोनॉमी में। कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसी का कंपैरिजन अगर हम बात करें फिक्सल पॉलिसी की, तो बस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसी का मेज़र करता है इकोनॉमी में। ठीक है, फोकस कौन सा होता है, इन दोनों का ही फोकस होता है इकोनॉमी को स्टेबल करने में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इसको स्टेबल रखती है, वहीं जो केंद्र सरकार यानी फिक्सल पॉलिसीज़ होती है वो इसको ग्रो करने के ऊपर ध्यान रखती है। जितनी कार्य नीति बनाई जाएगी इसको ग्रो करने के ऊपर बनाई जाएगी। कुछ और डिफरेंसेस आप सुन लो। सरकार के लक्ष्य पर आधारित होती है ये मॉनेटरी पॉलिसी। इसका कंपैरिजन जो फिक्सल पॉलिसी वो भी क्या करती है, यानी कि जो फिक्सल पॉलिसी है वो ये देखेगी कि सरकार का क्या लक्ष्य है। अगर सरकार को लगे कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो वो वहीं पर करेगी, सड़क पुल वगैरह ज़्यादा बनवाएगी। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये क्या देखेगी, मार्केट में पैसा कैसा है, वो मार्केट के पैसे के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट में पैसा ठीक है तो वो इन्फ्लेशन करेगी, अदरवाइज डिफ्लेशन करके वो इंटरेस्ट रेट को कम को या ज़्यादा करेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति और अपस्फीति आपने सुना होगा, तो ये होता है एक डिफरेंस। उसके अलावा सरकार बदलने पर बदलाव भी संभव होता है। किसके अंदर संभव होता है, ये फिक्सल पॉलिसी के अंदर। फिक्सल पॉलिसी में क्या होता है ना, एक्चुअल में फिक्सल पॉलिसी में ये होता है कि अगर आप अभी क्या है, मोदी की सरकार है। ठीक है, मोदी जी की सरकार है अभी मोदी जी को लगता है कि भारत की सरकार में कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, पूंजीवाद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उनके अकॉर्डिंग लगता है, ऐसा वो कहते हैं कि भारत में जो है पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी चाहिए। अब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए कई सारी नीतियाँ अपनाएंगी। उनको लगेगा कि उनको लगेगा कि भारत के किसानों पर हमें व्यय करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कम रेट वगैरह मिलता है, उन्हें कम पेंशन वगैरह मिलती है। उन्हें लगेगा लोगों को सब्सिडी कम मिल रही है तो सब्सिडी पे वो थोड़ा ध्यान देंगे। और उन्हें लग रहा है कि हमें जो है गरीब और पिछड़े जो इलाके होते हैं वहाँ पर हमें अस्पताल वगैरह बनाना चाहिए, शौचालय वगैरह की जो है उपलब्धि करवानी चाहिए। तो ये सब जो काम करेगा ना वो सरकार का टारगेट है, यानी कि वहाँ का जो केंद्र सरकार है उनके हिसाब से जो है बदलाव आने चाहिए। तो इन सब पे फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ का केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ लगती है। वहीं अब देखो कि अगर सरकार चेंज होगी तो ऑब्वियस बात है उनकी नीतियाँ भी चेंज होंगी, क्योंकि जो उनकी नीतियाँ हैं वो उनके अकॉर्डिंग बनेगी। अगर उनको क्या पता, हो सकता है कि उनको ये चीज़ जो मोदी सरकार के बाद वाली जो सरकार है, फिर मोदी सरकार के जो पहले सरकार थी, उनका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं था। उनका ध्यान था सिर्फ इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, उनका ध्यान था देश के लोगों को रोज़गार देने में, तो वो देश के लोगों को रोज़गार देने में ध्यान था। तो इस टाइप से ये जो है
देश सरकार के जो लक्ष्य हैं वो आधारित होते हैं। यहाँ इसमें सरकार के लक्ष्य बदल भी सकते हैं और सरकार के बदलने पर सरकार के लक्ष्य बदल भी सकते हैं। किसमें? फिक्सल पॉलिसी में। वहीं आप देखो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है ये अगर इकोनॉमी में बदलाव आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी नीतियाँ चेंज होती है। ठीक है, इकोनॉमी में बदलाव आएगा तो इसकी नीतियाँ चेंज होगी। एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और सुनो, ये दोनों ही पॉलिसीज जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होती है। ठीक है, दोनों का ही ध्यान जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। उसके अलावा जो फिक्सल पॉलिसी है ये टैक्स रेट देखती है और गवर्नमेंट के पास स्पेंड करने के लिए कितना पैसा है ये देखती है। कौन देखती है? फिक्सल पॉलिसी। टैक्स कितना आ रहा है उसके पास और वो उसके पास कितना पैसा है लगाने के लिए। ठीक है, ये भी देखेगी, तभी वो अपना इकोनॉमी चला पाएगी। इसी कंपैरिजन अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी देखो तो ये देखती है कि कितना ब्याज दर वो ले रहा है, यानी कितना इंटरेस्ट रेट वो ले रहा है, और उसके अलावा लोगों से क्रेडिट कितना आ रहा है उसके पास। ठीक है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो उसके पास क्रेडिट कितना है, लोगों के पास से आ कितना रहा है पैसा बैंक वगैरह में। तो होप सो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी डिफरेंस बिटवीन फिक्सल पॉलिसी। मुझे नहीं लगता बीए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए और इतने अच्छे से कोई बता भी पाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने जितना हो सका उतने अच्छे से मैंने आपको बताया है। बाकी एक बार आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसके रिटर्न फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ भी सकते हो, हम आपको डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखा हमने फिक्सल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत अच्छे से समझा। टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी हमने समझ लिया था और फिक्सल पॉलिसी भी हमने समझ लिया। 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। अब पार्ट 4 आएगा आपका। ठीक है, नहीं देख फटाफट जा करके आप पार्ट 4 देख लो, वहाँ पे हम समझेंगे बजट को। ठीक है, ये हम बजट वाला वर्ड जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक्स तो बिल्कुल कर देना, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारी मेहनत थोड़ी ख़राब नहीं है, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बजट को समझने के लिए। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।